So next question, find the values of x, y and z if the matrix A, अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स गिवन है 0 2 y z x y minus z x minus y z satisfy the equation A ट्रांसपोज A is equal to I। मतलब अगर ये जो मैट्रिक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को ढूंढना है। और ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ईजी हैं, इनमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन में लिखा गया है उस अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पता है ए लिखो, ये आपका ये है 0 2 y z x y माइनस z x माइनस वाई z। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें ए ट्रांसपोज भी है, तो नाउ ए ट्रांसपोज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश, जो मर्जी लिख लो। ठीक है, तो आपको पता है ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हर एक रो को कॉलम में, पहली रो को कॉलम में, दूसरी रो को कॉलम में, तीसरी रो को कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए और ए ट्रांसपोज लिख लिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज को लिखेंगे 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z। अब a को लिखते हैं, अब a कितना है 0 2 y z x y माइनस z x माइनस वाई z इज इक्वल टू। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होगा, देखो ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा 3x3 ही होगा। तो यहाँ पर लिख लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको टाइट करके लिखा है, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो आपको पता है हमें बेसिकली करना क्या है, हमें बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपको पता है मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये क्या डिसाइड करेंगे नए मैट्रिक्स का ऑर्डर, कितना ऑर्डर आएगा 3x3, और यहाँ पर 3x3 है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है 3x3। मतलब आपको पता ही है क्वेश्चन में हमें गिवन है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना बेसिकली, तो इसकी रो को इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ पर अगर मैं टाइट लिखूंगा या कंजेस्टेड लिखूंगा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा की तरह मैंने रफ में लिख रखा है। अब इस रो को हम तीनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 0 को 0 से किया तो 0, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को x से किया तो x स्क्वायर। तो ये हमारा पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है वो रेडी है। अब सेम वैसे इसी रो को इस कॉलम के साथ, 0 को 2y से तो 0, x को y से तो x y, x को माइनस वाई से तो माइनस एक्स वाई। अब सेम वैसे इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 0 x माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब देखो सेम वे से इस रो को भी तीनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं, 2y को 0 से तो 0, y को x से तो xy, माइनस y को x से तो माइनस xy। सेम वैसे इसको इसके साथ कितना आएगा 4y स्क्वायर, 2y को 2y से करेंगे तो 4y स्क्वायर, y को y से y स्क्वायर, माइनस y को माइनस y से प्लस y स्क्वायर। अब सेम वैसे इसी रो को इस कॉलम के साथ कितना आएगा 2yz माइनस yz माइनस yz। तो ये भी हो गया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इस रो को भी तीनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हमें करना है।
तो चलो करते हैं। z को 0 से किया तो 0, माइनस z को x से किया तो माइनस xz, प्लस z को x से किया तो प्लस xz। अब सेम वे से इसको इसके साथ भी करेंगे तो 2yz माइनस yz माइनस yz। अब सेम वे से इसी रो को लास्ट कॉलम के साथ z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो देख लो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमारे लिए बहुत इजी है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आपको पता है राइट हैंड साइड में कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको भी लिख लो। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है 3x3 और ये भी कौन सा है 3x3। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। विच एम्प्लाइज यहाँ कितना बनेगा 2x स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल तो यहाँ पर 0, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल तो यहाँ पर 0, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, 4y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर 6y स्क्वायर। सेम वे से 2yz माइनस yz माइनस yz 0, ये भी कैंसिल आउट 0, 2yz 2 माइनस yz 1yz माइनस yz 0, सेम वे से 3z स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं सेम, और दोनों मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे सेम। ठीक है, तो यानी कि अब हमें जस्ट एलिमेंट्स को कंपेयर ही करना है, तो वहाँ से हमारे पास x y और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर भी क्या है सेम, तो मैं यहाँ पर लिखा है सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे सेम, जैसे 2x स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के, 0 0 के 0 0 के, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वे से 6y स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के, सेम वे से 3z स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से आप x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी 1/2, y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 1/6, z स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 1/3। हमें x y z की वैल्यू चाहिए, तो x कितना आएगा प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट, y की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1/6 का अंडर रूट, z की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1/3 का अंडर रूट। जस्ट आंसर को मैच करने के लिए x की वैल्यू को दोबारा से लिख देता हूँ प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6, z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, जो भी बस हमें क्वेश्चन में गिवन था। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I, तो मैंने वहाँ पर वैल्यूज़ फिल की, उनको मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। ये इक्वेशन में क्या है, 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और 0 2 x। ये 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों की मल्टीप्लाई का आंसर कितना आना चाहिए 0, मतलब 0 मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको एक गलती बताना चाहता हूँ, एक मिस्टेक बताना चाहता हूँ जो आपसे हो सकती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को, लास्ट वालों को, और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि हम मैट्रिसेस में ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। आप या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम एक्चुअल में इनको अपनी जगह से नहीं हिला सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिसेस में हमेशा मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि ए बी का आंसर हमेशा बी ए के इक्वल ही आएगा, तो इसलिए ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो सबसे पहले लेट हम 1 2 1, मैं पहली दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और यहाँ पर कितना है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। अब देखो आपको पता है कि इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 1 रो है
और 3 कॉलम्स हैं। सेम वे से 3 रोज़ 3 कॉलम्स। तो मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट, ये दोनों नियरेस्ट है ना, ये क्या होने चाहिए, सेम। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपने गलती कर ली तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 3। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसकी रो को, आपको पता ना इसकी रो इसकी कॉलम, मैं हमेशा ऐसे ही करवाता हूँ आपको। इसकी रो को, एक ही रो है ना, उसको तीनों ही कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत ईजी है, क्योंकि देखो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, 1 क्रॉस 3, मतलब ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो करते हैं। 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से किया 1। अब पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसी रो को देखो, क्योंकि ना अगर आप ये वाली देखो, मैं आपको हमेशा ऐसा क्यों बोलता हूँ कि हमेशा ऐसे लिख के देखा करो, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि इसका ऑर्डर कितना बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं, ये मतलब कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये अलग अलग ऑर्डर के हैं, बहुत डिफरेंट ऑर्डर के हैं। तो बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि इसका नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पर हम प्लस क्यों लिखेंगे, या इसमें ऐसी रो ही क्यों बनेगी, ऐसे रो क्यों नहीं बनेगी। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ 0, 2 को 1 से किया 2, 1 को 2 से किया 2। तो यानी कि हमारा देखो मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3, विच एम्प्लाइज कितना आंसर आ गया, 4 + 1 + 1 6 2 4। तो ये हमारा आंसर है कितना, 6 2 4। अब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि ये हमारी इक्वेशन थी, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और हमारा आंसर कितना आया, 6 2 4। अब इसको लिखते हैं, जो बच गई 0 2 x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मैंने इन दोनों को अलग से इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर फिल कर ली। अब देखो फिर से हमेशा की तरह इसकी ऑर्डर लिखेंगे। 1 रो है इसमें और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं इसमें, 1 2 3, और कॉलम कितनी है, 1। और नियरेस्ट पॉइंट क्या है, सेम, ये सेम ही होने चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, 1 क्रॉस 1। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये भी पता है कि इस मैट्रिक्स की रो और इसकी कॉलम, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, बस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो देखो बहुत इजी है, 6 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया 4, 4 को 4x से किया 4x। तो इसका ऑर्डर कितना बना है, 1 क्रॉस 1। देखो इससे हमें पता लग गया कि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 बनेगा, नहीं तो, और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब तक एक पूरी रो एक पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होती, हम हमेशा बीच में प्लस डालेंगे। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स मतलब 0। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ गया, देखो 4 + 4x। और आपको पता है ये इक्वेशन हमें गिवन थी, तो ये भी एक 0 मैट्रिक्स होगी। तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 1 क्रॉस 1, क्योंकि ये इक्वेशन हमें गिवन और डिफाइन है, दैट मीन्स इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर आप लिख दो, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर corresponding elements must be same। तो which implies 4 + 4x कितना आएगा, 0, 4x कितना आएगा, -4, x कितना आएगा, -4/4। तो इसको आप कट कर दो, which implies x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो जो इक्वेशन गिवन थी हमने उसी अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई किया। इसमें समझने वाली बात बस ये थी कि आपने इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना, जिस ऑर्डर में मैट्रिसेस दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, मतलब ये कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2, देन शो दैट A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इज इक्वल टू 0। और अगर आप इनको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 3.2 में। और मैंने आपको बताया था ये जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो जो भी यहाँ पर बोला गया उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें A दिया ना, तो A स्क्वायर को हमें फाइंड करना है, 5A को हमें फाइंड करना है, 7I को फाइंड करना है और इस इक्वेशन में फिल करना है और उसका आंसर खुद ब खुद कितना आ जाएगा, 0। मैट्रिक्स मतलब 0। तो सबसे पहले देखो लेट A, आपको पता है A कितना है, 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नाउ A स्क्वायर। अब A स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू A, ठीक है। तो यानी कि मुझे 3 1 माइनस 1 2 और A की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2। तो बेसिकली मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत ईजी है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 और नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये क्या होगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। और हमेशा की तरह इसकी रो और इसकी कॉलम, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर रफ में मैंने पहले से लिख रखा है। अब इसकी रो को इसकी कॉलम, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो करेंगे, तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 को 3 से किया 9, 1 को माइनस 1 से किया माइनस 1, फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। 3 को 1 से किया 3, 1 को 2 से किया 2, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब सेम वे से सेकंड रो को दोनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी कर लो। -1 को 3 से -3, 2 को -1 से तो -2, -1 को 1 से -1, 2 को 2 से 4। तो यहाँ से मेरे पास A स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 - 1 8, 3 + 2 5, -5 और 3। और ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, आपको पता है इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 क्रॉस 2। तो हमने फाइंड कर लिया, बहुत इजी है हमारे लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ आपको पता है आपकी इक्वेशन में क्या है, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I, तो 5A को फाइंड करना है, ठीक। अब 5A 5 और A की वैल्यू कितनी है, 3 1 -1 2। अब ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे लिए बहुत इजी है। मतलब इस स्केलर को हमें हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, -5, 5 2 ज़ा 10। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट 7I। अब आपको पता है 7 और I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्योंकि A का ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 2, मतलब जो इक्वेशन है उसमें A है ना सब मैट्रिक्स, और सभी का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा 2 क्रॉस 2। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कर लो। तो 7I, 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0 7। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है, लेट A स्क्वायर -5A प्लस 7I। अब इसका आंसर हमें निकालना है, वो कितना आना चाहिए, 0। तो A स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है, 8 5 -5 3, ठीक है। माइनस या माइनस है, माइनस डाल दो। 5A की वैल्यू कितनी है, 15 5 -5 10, प्लस 7I की वैल्यू कितनी है, 7 0 0 7। तो देख लो मैंने सभी वैल्यूज़ को फिल कर लिया। अब इनके ऑर्डर भी लिख लो, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब ये क्योंकि ये इक्वेशन या क्योंकि ये स्टेटमेंट मतलब प्लस और माइनस में, तो सभी के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। तो पहले ऐसा करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 8 माइनस, आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5 + 5 0, 3 - 10 -7, प्लस कितना है, 7 0 0 7। तो इनको प्लस करना है ना, क्योंकि इनके ऑर्डर कितने हैं, सेम। तो देखो -7 + 7
0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, -7 प्लस 7 0। अब देखो ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो ये राइट हैंड साइड है, आप यहाँ पर लिख लो ये लेफ़्ट हैंड साइड आपकी। मैं लेफ़्ट हैंड साइड से चला था तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 0 मैट्रिक्स। तो यानी कि मैंने ये प्रूव कर दिया a² - 5a + 7i = 0। तो देखो ये कितना क्वेश्चन हमारे लिए ईजी था। हो सकता है कि टाइम लगे, मगर टाइम लग रहा है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब यहाँ पर आपको याद होगा मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में भी ये समझाया था कि एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्यूशंस किए गए हैं ना, इनके एग्जांपल्स भी की गई हैं, वो क्या करते हैं -5a को कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर -5a है ना, तो वो यहाँ पर -5a को कैलकुलेट करते हैं। वो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट है, हम कर सकते हैं। बट उससे क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर हमने -5 से इसको मल्टीप्लाई किया होता तो फिर मुझे इक्वेशन जो लिखनी थी लेफ्ट हैंड साइड वाली वो मैं ऐसे लिखता। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं, वो दोबारा से ये लिख देते हैं और यहाँ पर वो माइनस भी डालते हैं और वैल्यू भी कौन सी डालते हैं -5a की। तो वो इक्वेशन जो है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि हमेशा माइनस और प्लस को छोड़ के स्केलर से मल्टीप्लाई किया करो। इससे आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x इफ x -5 -1, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3, ये भी कोई मैट्रिक्स गिवन है x 4 1, ये भी कोई मैट्रिक्स गिवन है = 0 मैट्रिक्स। तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बिल्कुल 7th क्वेश्चन के जैसा है और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको हम इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, x -5 -1 और सेकेंड कौन सी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब इनके ऑर्डर लिखते हैं। अब आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है ना, वर्टिकल 3, तो 1 क्रॉस 3 रोज 3 ही कॉलम्स। तो मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा की तरह जो फारदेस्ट पॉइंट है, मतलब दूर दूर वाले हैं, तो इनका ऑर्डर कितना बनेगा 1 क्रॉस 3। ठीक है, यानी कि इसकी रो और इसकी कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा की तरह मैंने रफ में लिख रखा है, तो इसकी एक रो को तीनों ही कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, x को 1 से करेंगे तो x, -5 को 0 से तो 0, -1 को 2 से तो -2। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट है। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, x को 0 से तो 0, -5 को 2 से -10, -1 को 0 से तो 0। सेम वैसे इसी रो को इस कॉलम के साथ कितना आएगा 2x -5 -3, तो 1 क्रॉस 3। तो ये हमारा नया मैट्रिक्स मिल गया। तो कितना आंसर आ गया, x -2 -10 2x -8। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट दोनों मैट्रिसेस उठाए, उन दोनों का आंसर कितना आ गया, ये वाला गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब इसी मैट्रिक्स को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी कर लेते हैं। तो देखो, जस्ट आपको दिखाने के लिए एक बार लिख देता हूँ मैं कि इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। ज़ीरो 2 1 2 0 3। अब इसको मैंने ब्लैक में लिखा है क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्लू में = 0 मैट्रिक्स। तो इसका आंसर कितना है, आपके सामने ही है, x -2 -10 2x -8। इन दोनों का आंसर कितना है, ये वाला। अब ये इक्वेशन में है हमारी x 4 1 = 0 मैट्रिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 क्रॉस 3 आपको पता है, इसका ऑर्डर 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। और हमेशा की तरह नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये क्या होने चाहिए, मतलब ये क्या होगा हमारा ऑर्डर, कितना ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं।
अब आपको पता है कि इसकी रो और इसकी कॉलम, तो देखो यानी कि इसकी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो x - 2 को x से करेंगे, चलो ऐसे लिख लेते हैं। -10 को 4 से करेंगे तो -40, 2x - 8 को 1 से करेंगे तो 2x - 8। तो ये हमारा एक 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पर कितना है 0 मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1, उसका ऑर्डर कितना होगा 1 क्रॉस 1। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा x² - 2x - 40 + 2x - 8। ठीक है, तो x² - 2x + 2x ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बच गया -48 = 0। अब आपको पता है क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर भी क्या है सेम, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि दोनों मैट्रिसेस सेम हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स x² - 48 = 0, which implies x² = 48, which implies x = ±√48। और अगर आप √48 को कैलकुलेट करना जानते ही होंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 24, 12, 6, 3, 3 1 3। आपको पता है इसको हम पेयर, देखो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सॉल्व थोड़ा सा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और अंडर रूट से पेयर हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 2 = 4, 4 बाहर आ गया और अंदर कितना रह गया √3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, और इस क्वेश्चन में भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस ऑर्डर में हमें इक्वेशंस दी गई थी उसी ऑर्डर में हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और आपको याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं एक्सरसाइज 3.2 में। बहुत सारी एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, और जितनी बड़ी इसकी स्टेटमेंट है उतना ही छोटा इसका आंसर होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ कि ये स्टोरी टाइप क्वेश्चन है, मतलब इनमें एक कहानी होती है। अगर हमने उस कहानी को अच्छे से समझ लिया तो फिर हम इस क्वेश्चन को बड़े ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो कहानी पढ़ते हैं पहले। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मतलब कोई बंदा है, कोई कंपनी है जो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, X, Y और Z उनके नेम है, और उनको 2 डिफरेंट मार्केट्स में सेल कर रही है। अब उनकी सेल्स फिगर दी गई हैं, एनुअल सेल्स, एक साल में। ये जो प्रोडक्ट है ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, मतलब जो X प्रोडक्ट है वो मार्केट 1 में 10,000 वो सेल कर रहे हैं, Y को 2,000 और Z को 18,000। सिमिलरली एक अनदर मार्केट। अब मार्केट से मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि मान लो एक इंडिया की बात कर रहे हैं और दूसरी मार्केट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना जो मर्जी सोच लो। ठीक है, अब जो दूसरी मार्केट है उसमें ये प्रोडक्ट 6,000 वो बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट 20,000 बेच रहे हैं यहाँ पर, और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर वो 8,000 यूनिट्स वो बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर, अब उनके प्राइस बताए गए हैं कि उनके प्राइस कितने हैं, 2.50 मतलब 2.50 रुपीज़, 1.50 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। इसका रेट मतलब 2.50 है, इसका 1.50 है, इसका 1 रुपीज़ है। फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब वो बोल रहे हैं कि इनको बेच के जितनी हमें कमाई हुई, टोटल इनकम इनको बेच के उसको हमें फाइंड करना है दोनों ही मार्केट्स के लिए अलग अलग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने रुपीज़ का ये पीस बेचा, एक X को, Y का, Z का। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उस कंपनी को वो जो पीस है एक X का या Y का या Z का वो कितना कॉस्ट करता है, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। मतलब X जो है उन्हें कॉस्ट करता है 2 रुपीज़ का, Y जो कॉस्ट करता है वो 1 रुपये का, Z कॉस्ट करता है 50 पैसे का। फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। आपको पता है प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमें इनकम हुई है उसमें से हम अपनी कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास प्रॉफिट रह जाएगा। वो बात की बात है, पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो 2 तरह की मार्केट है, एक में X है 10,000 सेल हो रहा है, दूसरे में 6,000,
फिर 2000, फिर 20,000, क्योंकि इस क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चंस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बस आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब आपको पता है ये मार्केट 1 की बात कर रहे हैं, ये मार्केट 2 की, ये x है, ये y है, ये z है। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब देखो, मान लो मुझे ये, आपसे मैंने ये पूछा कि एक पेन मान लो, एक पेन 10 रुपीज़ का है, तो 100 पेन कितने होंगे, आप बोलोगे सर 100 × 10, 1000 रुपीज़ के। अब एक पेन में देखो, एक पेन मैं 10 रुपये का बेच रहा हूँ, तो 100 पेन बेच के मुझे कितना रेवेन्यू होगा, 1000। अब सेम वे से x को मैं 2.50 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, y को मैं 1.50 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, z को मैं 1 रुपीज़ में बेच रहा हूँ। तो मतलब ये जो है, इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये इसमें कितनी आइटम्स हैं, 1, 2 और 3। अब 3 आइटम्स हैं। अब यहाँ पर मुझे एक और मैट्रिक्स लिखना है। अब उसमें देखो ध्यान से, अब मैट्रिक्स को आपको पता मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए, सेम। तो मतलब उसका ऑर्डर यहाँ पर 3 तो होगा ही होगा। तो यानी कि हमें 3, उसमें 3 रोज़ होंगी, तो 3 रोज़ होने के लिए 2.50, 1.50 और 1 रुपीज़, 3 × 1, तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये देखो, ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास 2 डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे और हमें वही चाहिए दोनों मार्केट्स के लिए अलग अलग रेवेन्यू। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, कहानी तो हमने समझ ली कि इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा लिखना भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो यूनिट सेल प्राइस ऑफ x, y and z are 2.50 rupees, 1.50 rupees and 1 rupees respectively। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मार्केट वाला है, प्रोडक्ट्स वाला है, उस मैट्रिक्स को लिखते हैं। आपको पता है यहाँ पर कितना है, 10,000, यहाँ पर है 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। तो ये हमारा पहला मैट्रिक्स है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है, ये x, ये y और z। ठीक है, अब दूसरा मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया कि हम प्राइस वाला कैसे लिखेंगे, सेल प्राइस वाला कैसे लिखेंगे, ऐसे 2.50, 1.50, 1.00। ठीक है, अब आपको पता है मल्टीप्लाई करने के लिए इनके ऑर्डर लिखेंगे 2 × 3, इसका 2 × 3 है, इसका 3 × 1। नियरेस्ट पॉइंट हमने खुद ही लिखे हैं, ये क्या है, सेम। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 × 1। ये सब कुछ हमने खुद ही लिखा है। ठीक है, तो मतलब इसकी रो को इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कैसा आंसर आएगा। इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस रो को। ठीक है, तो 10,000 को 2.50 से, देखो 10,000 को 2.50, इसको मैं ऐसे लिख लूँ डेसिमल उड़ा के 100, तो ये कट कर दो। तो 250 को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, कितना आएगा, 25,000। तो 25,000 प्लस, अब हमें 2,000 को 1.50 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। तो 150 को 15 2 30, 1 और 00, 1 और 00 कितना आएगा, 3,000। अब 18,000 को 1 से करना है, तो वो 18,000 ही आ जाएगा। ठीक है, अब डबल 0.0 से घबराना मत, तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 18,000 ही आएगा। ठीक, अब सेम वे से देखो, इस रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी कर लो। तो पहले मैं कर ही देता हूँ, 6,000 को 250 मतलब बाय 100 से, तो कितना आएगा, 150। 25 को 6 से 150, 00, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15,000।
क्योंकि देखो ना, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो हमारी तैयार होगी। अब सेकंड रो के टाइम सेकंड रो हमारी तैयार होगी, ठीक है। अब 20,000 को 1.50 से, 20,000 को 1.50 से तो कितना आएगा, 15 2 ज़ा 30, 1 2 3 3 zeros, तो यहाँ पर कितना आएगा 30,000 प्लस 8,000 को 1 से करेंगे तो 8,000। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आया हमारा, इसमें हमें क्या पूछा गया था, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो यानी कि मार्केट 1, ये मार्केट 1 लिख लो, ये मार्केट 2। अब इनका टोटल रेवेन्यू, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट कर लो। इसको मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 0 0 0, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 1 कैरी हो गया, 2 2 और 2 4, तो 46,000। सेम वे से इसको करो, 0 0 0, 8 और 5 13, 1 आ गया, 2 3 5 53,000। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, 2x1 टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स। टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स जिसमें हमें 1 के लिए टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है 46,000, मार्केट 2 के लिए टोटल रेवेन्यू कितना है 53,000, मतलब इतना हमें सेल करके अमाउंट मिली है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमने पूछा है कि अगर इनकी कॉस्ट, ये हमें सेल प्राइस बताया गया ना XYZ का, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अगर इनका मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमें दिया हो तो फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करने के लिए देखो रेवेन्यू है हमारे पास, हमारा टोटल हमें इनकम पता है, अब उसमें से हम अपनी कॉस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर भी फिर से सेम यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ X Y एंड Z आर, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है इनका 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इनको भी कॉस्ट प्राइस हमारे, देखो हमारा रेवेन्यू कैसे आया, X को इससे मल्टीप्लाई किया, Y को इससे, Z को इससे, तो इससे हमारा मार्केट 1 का रेवेन्यू आ गया। अब अगर हमें मार्केट 1 का कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इन आइटम्स को ऐसे ही हमें कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके मैट्रिसेस लिख लेते हैं। तो आपको पता है 10,000 2,000, क्योंकि जितने हमने बेचे हैं उतनी ही हमें कॉस्ट आएगी ना, तो 6,000 20,000 और 8,000, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लो, आपको पता है कॉस्ट, पहले की कॉस्ट है 2 रुपीज़, चलो फिर 1 रुपीज़, फिर 50 पैसे, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, थोड़ा सा नेम दे देते हैं इनको, ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है, ये X है, ये Y है और ये Z है। अब ये क्या है, कॉस्ट। अब यहाँ पर देखो 50 पैसा लिखा गया है। अब इसको ना आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो तो अच्छा है, क्योंकि सारा आंसर फिर हमारा रुपीज़ में आ जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको आप ऐसे कर लो, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, फिर आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं तो क्योंकि सेम मतलब कि यूनिट में हमें आंसर चाहिए होता है, क्योंकि सारा कुछ रुपीज़ में है तो ये पैसे में है, तो इसको भी आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। तो देखो कैसे करेंगे, इसको लिख लो 2 रुपीज़, इसको 1 रुपीज़। अब देखो इसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 100 पैसे बराबर 1 रुपीज़, तो 50 पैसे बराबर 50/100, तो 1/2। तो इसको 1/2 भी लिख सकते हो, चलो 1/2 ही लिख लो, 1/2 रुपीज़, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है इनकी ऑर्डर लिख लेते हैं हम, 2x3 3x1, नियरेस्ट पॉइंट सेम होने चाहिए क्योंकि हमने खुद ही लिखे हैं तो सेम ही होंगे, और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2x1, ठीक है। और इसकी रो को और इसकी कॉलम, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसको हमें
इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप ऐसा करो 1/2 लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब 10,000 को 2 से करेंगे तो 20,000, 2,000 को 1 से करेंगे तो 2,000, 18,000 को 1/2 से करोगे तो 9,000 आएगा। सेम वे से सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। 6,000 को 2 से करोगे तो 12,000, 20,000 को 1 से करोगे तो 20,000, 8,000 को 1/2 से करोगे तो 4,000, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना आंसर आ गया, 20 और 9, 29, 31,000 रुपीज़, 12 और 20 32, 32 + 4 36,000 रुपीज़। अब ये कौन सा मैट्रिक्स आया, यहाँ पर आप लिख लो 2x1। ये देखो, ये मार्केट 1 का कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट 2 का कॉस्ट प्राइस है। आप यहाँ पर लिख लो टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो हमने निकाला क्या, कॉस्ट निकाल ली। उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने हमें पूछा है फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब मान लो आपको टोटल इनकम हुई है 1000, आपकी उसमें कॉस्ट थी मतलब 800, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस करके आएगा ना, 200 आपका प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि आपकी कॉस्ट ये है और ये आपका क्या है, रेवेन्यू, मतलब टोटल जो आपने जनरेट की है। तो 1000 में से 800 माइनस किया तो 200 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। अब क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो मैंने रेवेन्यू मैट्रिक्स में से टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स को माइनस कर दिया। अब इन दोनों के ऑर्डर सेम है, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये मार्केट 1 का, ये मार्केट 2 का। तो मार्केट 1 में से मार्केट 1 का रेवेन्यू, मतलब कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होगा तो हमारे पास कितना आएगा, 15,000, और 53,000 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 17,000। तो ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा किस मार्केट का है, मार्केट 1 का, और ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, मार्केट 2 का। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो इसमें मेन कुछ भी नहीं है, कहानी है, कहानी को अच्छे से समझना है। हमने अच्छे से समझा कि 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के बताए हुए हैं यूनिट्स कितने सेल हुए हैं, और फिर उन्होंने बोला कि इसका सेल प्राइस इतना एक का, तीनों को बता दिया तो हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। दूसरे पार्ट में हमने क्या पूछा कि इनकी कॉस्ट बताई गई है, तो कॉस्ट से हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मेन इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि जब आप देखो, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास गिवन था, ये जो मैट्रिक्स है मैंने खुद बनाया। अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, इसका ऑर्डर 1x3 भी हो सकता था, इसका ऑर्डर 3x1 भी हो सकता था। अब वो हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x3 है तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, तो ये 3, तो ये 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। तो यानी कि इस तरह से आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है ताकि हमारे पास एक्यूरेट आंसर आए। अगर आपको इसकी अच्छे से नॉलेज है तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।